हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर डब्ल्यूएलआई क्वेश्चन पेपर के बारे में। लेटेस्ट पेपर होगा 2025 का। यहाँ पर मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आने वाला है और हर क्वेश्चन के साथ में उस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। ये नहीं कि सीधा मैंने क्वेश्चन पढ़ा और सीधा उसका आंसर बता दिया। आंसर के साथ में उस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। पूरा भरोसा मैं आपको देता हूं कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। पूरे 110 क्वेश्चन यहां पर आपको मैं हल कराने वाला हूं विथ एक्सप्लेनेशन, जो आगामी एलडीसी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस पेपर की पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं। पेपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप पेपर की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए ये रहा पेपर है और ये स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का लेवल 6 का पेपर है। 6/2/2025 का 2 घंटे समय होता है। 100 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। 110 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपको 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आपको 100 क्वेश्चन हल करने होंगे। पहले 100 क्वेश्चन आपको हल करने रहेंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है अगर नेगेटिव होता है तो उसका 1/3 भी काटा जाएगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। लेवल 6 का पेपर है। 110 में से आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है। सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप को यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए मैंने बोल दिया है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर, मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, रेलवे कर्मचारी कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 के तहत स्वास्थ्य शिक्षकों और जिला विस्तार शिक्षकों पुरुष और महिला को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। पेपर में भी उसी टाइप से आपको करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। यहाँ पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन जो कराने वाला हूं उसमें ये ऑप्शन नहीं बोलूंगा, जिससे से कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन हल कर सकें। यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि स्वास्थ्य शिक्षकों और जिला विस्तार जो शिक्षक हैं, या तो पुरुष या महिला, को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो HOER होता है, इसके तहत कर्मचारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में यहाँ पर बांटा गया है। HOER, इसकी मैं एक बार फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। HOER हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलेशन, जो लागू हुआ था 2005 में, जो लागू हुआ था 2005 में। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलेशन जो लागू 2005 में हुआ था, इसके तहत कर्मचारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग है, जैसे मैं बता देता हूं कि गहन, पहला होता है गहन। दूसरा जो होता है वो होता है निरंतर। और तीसरा जो होता है वो आवश्यक रूप से विरामी, जिसको एसेंशियल इंटरमीडिएट कहते हैं या AI के नाम से जानते हैं। और चौथे जो होते हैं वो अपवर्जित एक्सक्लूडेड। ये 4 श्रेणी होगी। पहला जिसको गहन इंटेंसिव कहते हैं, दूसरा जो होता है उसको निरंतर कंटिन्यूअस उसको कहते हैं, और तीसरा है आवश्यक रूप से विरामी, जिसको एसेंशियल इंटरमिटेंट के नाम से जानते हैं, और चौथे होते हैं एक्सक्लूडेड बहिष्कृत। यहाँ पर चारों होते हैं। चारों का मैं डिटेल में आपको और बता देता हूँ कि गहन जो होते हैं, गहन में इनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है और ये कम से कम मतलब 1 घंटे से कम निष्क्रिय रह सकते हैं। मतलब इनको मानसिक और शारीरिक काम करना होता है। 1 घंटे से कम ही निष्क्रिय रह सकते हैं। आमतौर पर ये 6 घंटे पर डे काम करते हैं। और प्रति सप्ताह की बात करें तो 42 से 45 घंटे काम करते हैं। और विश्राम की जो इनकी अवधि होती है वो 30 घंटे की अवधि होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कंट्रोलर हैं, RRI पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, मोटरमैन हैं, ये सभी गहन होते हैं। गहन मतलब ये इंटेंसिव होते हैं। इस क्वेश्चन का मैं आंसर अभी आपको बताने वाला हूं, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस में आएंगे।
दूसरे जो होते हैं, पहला मैंने बताया था गहन, दूसरे होते हैं निरंतर। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरे जो होते हैं निरंतर, जिनको कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कंटिन्यूअस में, कि इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और ये कम से कम, मतलब कम समय का जो निष्क्रिय है, कि ये 2 घंटे तक निष्क्रिय रह सकते हैं, कि और औसत ड्यूटी जो होती है प्रति सप्ताह 48 से 54 घंटे की औसत ड्यूटी होती है। जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, पॉइंट्समैन हो गए, और रनिंग कर्मचारी, ये सभी कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। तीसरे होते हैं आवश्यक रूप से विरामी, जिनको एआई, एसेंशियल इंटरमिटेंट कहते हैं। ये 12 घंटे की ड्यूटी वाले होते हैं। इनको शारीरिक व मानसिक एकाग्रता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। औसत जो ड्यूटी होती है वो 10 से 12 घंटे की औसत ड्यूटी होती है। प्रति सप्ताह ये 60 से 72 घंटे काम करते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है, जैसे बंगला प्यून है, ब्रांच लाइन पे जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं, यातायात कर्मचारी हैं, वो सभी एआई के अंतर्गत आते हैं। चौथे होते हैं अपवर्जित, जिनको एक्सक्लूडेड कहते हैं। जिन कर्मचारियों का कार्य का दायित्व 24 घंटे कार्य का दायित्व होता है, वो इस श्रेणी में आते हैं। जैसे कोई सुपरवाइजर है, स्वास्थ्य शिक्षक हैं, ये सभी एक्सक्लूडेड में आएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चौथे नंबर का, मैंने बताया था बहिष्कृत, जिसको एक्सक्लूडेड कहेंगे। क्वेश्चन को आप यहाँ पर समय लगेगा आपको, लेकिन समझना है आपको। अच्छे से एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 4 प्रकार के कर्मचारी मैंने बताए थे आपको। गहन, दूसरा जिनको इंटेंसिव कहते हैं, दूसरा निरंतर जिसको कंटिन्यूअस कहते हैं, तीसरा आवश्यक रूप से विरामी जिसको एसेंशियल इंटरमिटेंट कहते हैं, और चौथे अपवर्जित जिनको एक्सक्लूडेड, बहिष्कृत, अपवर्जित, ये सभी उसी के नाम हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है, एक्सक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेल सेवक कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 के अंतर्गत गोपनीय क्षमता में नियोजित रेल सेवकों में निम्नलिखित में शामिल हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए, टाइपिस्ट जो अलग गोपनीय सेल में या प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकारियों से संलग्न है, ये राइट होगा। दूसरा है सिफर ऑपरेटर, ये भी राइट होगा। तीसरा है गोपनीय सहायक और व्यक्तिगत सहायक, ये भी राइट होगा। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सही जो है वो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए पेपर यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, दिया हुआ है आपको। इंग्लिश हिंदी जो भी समझ में आता है आप यहाँ पर देखें, मैं आपको हिंदी में कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में, एक ही स्टेशन के भीतर स्थानांतरण के लिए जहां निवास में कोई परिवर्तन शामिल नहीं है, समग्र स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन के कितने प्रतिशत पर भुगतान किया जाता है? कितने प्रतिशत पर? जो सीटीजी होता है, सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ये इसके बारे में पूछा गया है कि अगर किसी का स्थानांतरण हुआ है और एक ही स्टेशन के भीतर में उसका निवास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसको अनुदान के रूप में मूल वेतन का कितना प्रतिशत भुगतान किया जाएगा? तो ये लागू नहीं होता है ये आंसर की। अगर एक ही स्थान पर स्थानांतरण हुआ है, निवास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसको सीटीजी का कुछ भी अनुदान नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो सीटीजी है किस प्रकार से मिलती है कि 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर से अधिक स्थानांतरण होता है और मुख्यालय दूसरा होता है, तो पिछला जो महीना है उसके मूल वेतन का 80% सीटीजी के रूप में मिलता है। यदि 20 किलोमीटर से कम हुआ, 20 किलोमीटर से कम दूरी है, तो मूल वेतन का 1/3 मिलता है। इसमें कंडीशन है कि निवास स्थान जो है, निवास स्थान उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है, उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है, तभी ये मिलेगा। यदि पति और पत्नी दोनों ही कर्मचारी हैं तथा उनका स्थानांतरण 6 महीने के भीतर होता है, लेकिन जीवन साथी के स्थानांतरण के 60 दिन के भीतर यदि दूसरे का स्थानांतरण होता है, दूसरे का मतलब पति या पत्नी किसी का भी स्थानांतरण होता है, तो सीटीजी के रूप में उसको 50%
50% अनुदान मिलेगा। यदि 60 दिन से कम के भीतर दोनों का स्थानांतरण होता है तो दूसरा जो भी पति या पत्नी है उसका स्थानांतरण उसको सीटीजी के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी भुगतान नहीं दिया जाएगा। दोबारा से एक बार क्लियर कर लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 20 किलोमीटर से अधिक है तो 80% लास्ट मंथ का मूल वेतन का मिलेगा। यदि 20 किलोमीटर से कम है तो उसको कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/3। यदि आवास परिवर्तन हुआ है तभी मिलेगा। यदि जैसे पति पत्नी दोनों कर्मचारी हैं और 6 महीने के भीतर दोनों का स्थानांतरण होता है, यदि 60 दिन के भीतर स्थानांतरण होता है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और 60 दिन के बाद अगर स्थानांतरण होता है तो दूसरा जो भी है या तो पति या पत्नी है उसको 50% सीटीजी के रूप में अनुदान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राइट जो आंसर हो गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया कि यहाँ पर कोई निवास परिवर्तन नहीं हुआ है, एक ही स्टेशन के भीतर स्थानांतरण हुआ है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है नियमित रेलवे कर्मचारी द्वारा तकनीकी इस्तीफा देने पर उसके मूल कैडर में लियन कितने महीने बनाया रखा जाएगा, तो 24 महीने बनाए रखा जाएगा। कि कोई भी कर्मचारी है उसकी जो लियन अवधि है 2 साल की होती है, और विशेष मामले में ये 3 साल तक भी लागू इसको किया जा सकता है। जब कोई भी कर्मचारी किसी दूसरे केंद्रीय जो सरकारी विभाग है उसमें चयन होता है तो उसका जो खाली पद है उसको यहाँ पर 2 साल तक रखा जा सकता है कि अगर वो आना चाहे तो वो 24 महीने के भीतर दोबारा से ज्वाइन कर सकता है। कि भारतीय रेलवे में जो लियन कर्मचारी है उसका स्थायी अधिकार है जिसके तहत वे छुट्टी या प्रतिनियुक्ति या निलंबन की स्थिति में अपने मूल पद पर बने रह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाओं के अंतर्गत व्यय किस मांग संख्या पर प्रभारित किया जाता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है कर्मचारी लिखा हुआ है, कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाओं के अंतर्गत व्यय किस मांग संख्या पर प्रभारित किया जाता है, तो ये डिमांड 11 होती है। डिमांड 11 इसमें स्टाफ एंड वेलफेयर एंड जो एमिनिटीज होती हैं उस वो कहा जाता है। इस डिमांड को क्या कहा जाता है, स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज, जिसके तहत कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित सभी व्यय जैसे आवास जो भवन होते हैं उनका रखरखाव, स्वास्थ्य इकाइयां हैं उनका रखरखाव, शिक्षा संस्थान और नागरिक जो सुविधाएं वो शामिल होती हैं। डिमांड 11 इस राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वित्तीय शुद्धता के सिद्धांत किसमें शामिल हैं। वित्तीय शुद्धता के जो सिद्धांत हैं वो किसमें शामिल हैं, खाता मैनुअल में शामिल हैं। वित्तीय शुद्धता के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं, खर्च जो है उसको सार्वजनिक जो धन है उसका जो उपयोग है आम नागरिक की तरह होना चाहिए, मतलब ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, आम नागरिक की तरह सतर्कता से उसका उपयोग करना चाहिए, और इसमें किसी अधिकारी को व्यक्तिगत लाभ के लिए खर्च को मंजूरी नहीं देना चाहिए। यही वित्तीय शुद्धता का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की निषेधता जो होती है आरएस रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 में किस नियम के अंतर्गत आती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, कई बार यहाँ पर जितनी भी पेपर होते हैं लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। मैं यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है 1966 उसको भी समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये रूल के बारे में बात कर लेते हैं। जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है 1966 से टोटल 26 नियम है, इसमें टोटल 26 नियम है। इनका जो उल्लेख है वो रेल स्थापना संहिता के भाग 1 में है, इनका उल्लेख भाग 1 में है, और भाग 1 में इसमें रेल स्थापना संहिता भाग 1 में। 26 रूल क्या क्या हैं, 26 रूल में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी रूल है वो बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देखेंगे। तो पहला रूल है कि जो सर्विस
रेलवे सर्विस जो कंडक्ट रूल हैं उनका संक्षिप्त नाम इसमें दिया गया है। दूसरा जो रूल है उसमें परिभाषाएं दी गई हैं। तीसरा जो रूल है, तीसरे रूल में तीसरे का जो ए तीसरे में रूल 3 में ए बी सी में इसको डिवाइड किया है। तो 3A में तत्परता और शिष्टाचार, 3A में तत्परता और शिष्टाचार, 3B में सरकार की नीतियों का पालन करना और 3C में महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो यहाँ पर यही पूछा गया था महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित, तो 3C रूल ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर में क्या है, 5 में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना वर्जित। कोई भी जो रेलवे कर्मचारी है वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। जो रेलवे के जो संघ संगठन होते हैं उनमें भाग ले सकता है, लेकिन जो भारी संगठन है उनमें भाग नहीं ले सकता है। रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 6 में संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है। किसी भी जैसे ISI का कोई संगठन है या कोई अदर संगठन है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, उन संगठन में कोई भी रेल कर्मचारी शामिल नहीं हो सकता। रूल नंबर 7 की बात करें तो प्रदर्शन या कोई धरना या जुलूस है उसमें भाग लेना वर्जित है। रूल नंबर 8 की बात करें तो प्रेस या मीडिया से संबंध रखना वर्जित है। रूल नंबर 9 की बात करें तो सरकार की आलोचना करना वर्जित है। रूल नंबर 12 की बात करें पूर्व अनुमति के बिना चंदा इकट्ठा करना वर्जित है। रूल नंबर 13 और उसका ए 13 का ए दहेज लेना व देना वर्जित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। रूल नंबर 13 ए। रूल नंबर 15 निजी व्यापार या नौकरी करना वर्जित है। 15 ए रेल आवास को किराए पर देना वर्जित है। रूल नंबर 22 है ड्यूटी के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। कि ड्यूटी के दौरान नशीले जो पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। रूल नंबर 22 ए ये भी इम्पोर्टेंट है, बाल श्रम पर रोक है। 14 वर्ष से जो कम उम्र के आयु के जो बच्चे हैं वो काम पर नहीं जाएंगे या उनको काम पर लगाना नहीं चाहिए। रूल नंबर 26 है प्रशासनिक आदेशों का पालन करना। अब आप सोचेंगे कि इन्होंने लगातार मैंने आपको रूल बता दिए, मैं इसको जो टोटल रूल हैं 26 इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां पर देख लीजिए। रूल मैंने यहाँ पर 26 की 26 इंपॉर्टेंट जो रूल है वो आपको बताएं, जिसमें 3C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यौन उत्पीड़न से संबंधित। मैं यहाँ पर सबको लिखूंगा, बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में आपको ये रूल जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है वो सभी यहाँ पर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से शॉर्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए RSD&A नियम 1968 के अंतर्गत निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है। तो जो रेलवे सर्विस जो डिसिप्लिन और जो अपील नियम है 1968 इसमें 14 मानक फॉर्म जारी किए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है। पहले हम बात कर लेते हैं D&A जो रूल है जिसके लिए 14 मानक पत्र हैं, उन मानक पत्रों के लिए बात कर लेते हैं। तो पहला जो मानक पत्र है मतलब SF, आपने सुना होगा कि SF1 SF2 या किसी को SF5 जारी हुई है, किसी को SF11 जारी हुई है, तो यही मानक फॉर्म है। तो SF1 में ये निलंबन से संबंधित है, तो हमको यहाँ पर निलंबन ही पूछा है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर है। दूसरे में SF2 जो है माना गया निलंबन या निलंबन आदेश जारी करना कि कोई भी कर्मचारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जब से उसको गिरफ्तार किया गया है तभी से उसको निलंबित माना जाएगा। तीसरा है SF3 निर्वाह भत्तों के लिए होता है। SF4 जो होता है जो निलंबित किया गया था कर्मचारी उसको बहाल करना कि निलंबन रद्द करना SF4 में। SF5 आपको पता है कि बड़ी शास्ति होती है,
बड़ा मेजर पेनल्टी होती है। SF6 जो है दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना SF6 में, और SF जो 7 होती है, SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF7 में जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति, SF9 को हटा दिया गया है। SF10 संयुक्त कार्रवाई के आदेश से। SF11 छोटी शास्ति, इसमें छोटी शास्ति का आरोप पत्र ये होता है, छोटी शास्ति। SF11 के बाद SF12 ज्ञापन, जहाँ नियम 14 वन के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है तो SF12 जारी की जाती है। SF13 ये सेवानिवृत्त कर्मचारी जो होते हैं रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति से अनुमति के लिए ये SF13 जारी की जाती है। और SF14 ये सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए चार्जशीट दी जाती है। तो ऐसे करके ये 14 मानक पत्र होते हैं। ज्यादातर आपने सुने होंगे SF5, SF11, SF1 या SF3 या 2, इस प्रकार से आपने ये सुने होंगे। इनको भी दोस्तों मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, 14 की 14 मानक फॉर्म है, इनको भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर निलंबन पूछा गया तो ए इज राइट आंसर है SF1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 7th CPC के अनुसार न्यूनतम पारिवारिक पेंशन क्या है? तो ये 9,000 रुपए न्यूनतम पारिवारिक पेंशन होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 9,000 है, जो मूल वेतन के 30% दर से तय होती है, जो 9,000 से कम नहीं हो सकती है। और ये 1/1/2016 से जारी है। आपसे पूछ लिया जाए कि कब से ये स्टार्ट हुई है, तो 1/1/2016 से जारी हुई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है 9,000। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चिकित्सा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए दावा उपचार पूरा होने की तिथि से कितने महीनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो ये 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए कि किसी को चिकित्सा शुल्क की प्रतिपूर्ति लेनी है तो 6 महीने के भीतर जो उपचार का खर्च है उसका दावा किया जाना चाहिए। उपचार पूरा होने के या जो डिस्चार्ज की तारीख होती है उसके 6 माह तक दोस्तों ये हम दावा उपचार कर सकते हैं, लेकिन देरी होने पर विशेष अनुमति के लिए आवेदन करना पड़ सकता है, जिसके लिए कारण भी आपको बताना पड़ेगा कि इस कारण के से हम देरी हुई है और उसको आगे भेजा जाएगा, आवेदन आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, DLI योजना का पूर्ण रूप क्या है? DLI फुल फॉर्म से संबंधित कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर DLI जो 11 नंबर क्वेश्चन है, DLI होता है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, जमा लिंक बीमा योजना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, बी इज राइट आंसर है। कुछ और फुल फॉर्म मैं आपको लेके आया हूँ, PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO HRMS आपसे कई बार पूछा गया है, HRMS भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ है HRMS से। एक होता है SPARROW स्पैरो, SPARROW स्पैरो, इसकी फुल फॉर्म होती है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर 4-5 और फुल फॉर्म बताइए। DLI की जो फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेल सेवा आचरण नियम 1966 से, जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है 1966 के तहत रेल कर्मचारी को राजनीतिक दल का सदस्य बनने से रोका गया है। तो आपको अभी मैंने बताया था रूल नंबर 5 के तहत, जो 26 रूल हैं उनमें से रूल नंबर 5 के तहत कि कोई भी कर्मचारी जो रेल कर्मचारी है राजनीतिक दल से संबंध नहीं रख सकता। तो रूल नंबर 5 में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, PRAN प्राण का पूरा नाम क्या है? प्राण में कितने अंक होते हैं, ये भी पूछा गया है। तो प्राण जो होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और इसमें 12 अंक होते हैं, उसमें 12 अंक होते हैं। ये यहाँ पर प्राण के बारे में बताया गया है। एक होता है
आपको कंफ्यूज नहीं होता है। पेन अलग होता है, तो ये पेन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें 10 अंक होते हैं। पेन कार्ड आपने सुना होगा पेन, तो पेन में परमानेंट अकाउंट नंबर 10 अंक होते हैं। एक आपने उम्मीद सुना होगा, उम्मीद आपका एक कार्ड होता है, उसमें 16 अंक होते हैं। यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड 16 अंक होते हैं। आधार है, आधार है उसमें, आधार में 12 अंक होते हैं, आधार में 12 अंक होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखिए, व्हाट डज एफ PFRDA स्टैंड फॉर, मतलब इसका पूरा नाम बताना है। PFRDA, PFRDA का पूरा नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होता है ऑप्शन डी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होता है। कुछ और फुल फॉर्म में आपको लेके आया हूँ। APAR, अपार आपने सुना होगा, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट है। PIB, PIB इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एक होता है NAIR, NAIR नायर, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। एक होता है RDSO, RDSO, RDSO की फुल फॉर्म रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसकी फुल फॉर्म है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, औसत वेतन पर अवकाश सेवा के दौरान रेलवे पास लेते समय की नकदीकरण सीमा दिनों से अधिक नहीं हो सकती। आपको पता है रेलवे में जो छुट्टियां उनको बेच सकते हैं, नकदीकरण करा सकते हैं। तो 60 छुट्टियां, टोटल 60 छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है प्रत्येक बार में। मतलब आप एक साथ 60 नहीं, केवल 10 छुट्टियों का नकदीकरण करा सकते हैं, और प्रत्येक 2 साल में ये नकदीकरण होता है, और 6 बार ये नकदीकरण होता है। टोटल 6 बार नकदीकरण होता है, तो 60 छुट्टियों का आप यहाँ पर टोटल नकदीकरण करा सकते हैं। 2 साल का गैप होना चाहिए कि एक बार आपने 10 छुट्टियों का नकदीकरण कराया, उसके बाद 2 साल बाद गैप होगा, तो ही आपका अगला नकदीकरण 10 छुट्टियों का होगा। नकदीकरण कराते समय आपके नकदीकरण के बाद, मतलब 10 छुट्टी लेस होने के बाद 30 छुट्टी आपके खाते में शेष होना चाहिए, मतलब 40 छुट्टी होंगी तभी आपका नकदीकरण होगा। 60 दिन का पूरे सेवा काल में ये नकदीकरण होगा। लीव इनकेसमेंट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, OIRMS का पूरा नाम क्या है? OIRMS का पूरा नाम क्या है? तो OIRMS से जो है उसका पूरा नाम है, पूरा जो फुल फॉर्म है, और सुमन, सुमन थोड़ा जल्दी आने इधर। ऊपर के 2 कागज छेट लगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, OIRMS का पूरा नाम क्या है? OIRMS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए OIRMS का पूरा नाम, ऑप्शन डी, ऑनलाइन आइडेंटिटी एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन आइडेंटिटी और भर्ती प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। कुछ और यहाँ पर फुल फॉर्म में आपको लेकर आया हूँ, जैसे ट्रैस, TRACS, ट्रैस, TRACS ट्रैफिक रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दूसरा CPPC, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल पेंशन एंड प्रोसेसिंग सेल।
ये इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि वैधानिक स्टाफ कैंटीनों की स्थापना किस प्रावधान के तहत की जाती है। तो वैधानिक जो कैंटीन है उनकी स्थापना किस प्रावधान के तहत की जाती है। तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 1948 वैधानिक स्टाफ कैंटीनों की स्थापना किस प्रावधान के तहत की जाती है। तो ये 1948 का जो कारखाना अधिनियम है उसके तहत की जाती है। इसका जो उद्देश्य है, कारखाना नियम जो है अधिनियम, उसका जो उद्देश्य है कि और कल्याण स्वास्थ्य सुरक्षा और जो कर्मचारी हैं उनके जो कल्याण और जो कार्य के घंटे हैं उनको सुनिश्चित करना। फैक्ट्री एक्ट मजदूरों के अधिकारों और सुरक्षा की ये गारंटी देता है। फैक्ट्री एक्ट 1948। यहाँ पर दूसरा एक स्टाफ बेनिफिट फंड दिया हुआ है जिसका 1931 में ये लागू हुआ। स्टाफ बेनिफिट फंड है, ये 1931 में लागू हुआ। इसके जो अध्यक्ष होते हैं हेडक्वार्टर पर पीसीपीओ अध्यक्ष होते हैं। और अगर हम मंडल स्तर की बात करें तो सीनियर डीपीओ इसके अध्यक्ष होते हैं। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन स्टाफ बेनिफिट फंड से कि हेडक्वार्टर पर कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, मंडल स्तर पर इसके कौन अध्यक्ष होते हैं। तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 से इसका जो उद्देश्य होता है कि कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं, चोट और विकलांगता या जो मृत्यु किसी भी कर्मचारी की हो जाती है या दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है तो कर्मचारियों या उनके जो आश्रित हैं उनको वित्तीय सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करना, ये इस नियम के तहत प्रदान किया जाता है। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से। ये 1947 में लागू हुआ है लेकिन भारत सरकार ने इसको 2020 में औद्योगिक संबंध संहिता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है। औद्योगिक शांति बनाए रखना, जैसे नियोक्ता और जो कर्मचारी हैं उनके बीच जो विवाद हैं उनको सुलझाना, हड़ताल, तालाबंदी या जो छटनी होती है उसको सुलझाना, औद्योगिक शांति बनाए, ये इस नियम का उद्देश्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सीएटी कब स्थापित हुआ। पहला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी कब प्रस्तावित हुआ। 18 तो ये प्रस्तावित हुआ 1/11/1985, 1 नवंबर 1985। सीएटी इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 अनुच्छेद 323 ए के तहत इसकी स्थापना हुई। इसकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। टोटल 11 सदस्य होते हैं। टोटल जो सदस्य हैं वो 11 होते हैं। इसकी जो फीस होती है वो 50 रुपये इसकी फीस होती है। और जो प्रतियों की जो संख्या होती है 6 पूर्ण सेट की आवश्यकता होती है। सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो 62 वर्ष है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। दोबारा से सुनिए सीएटी के बारे में। स्थापना 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। अनुच्छेद 323 के तहत 323 के ए के तहत इसकी स्थापना हुई। प्रधान पीठ दिल्ली में है। टोटल सदस्यों की संख्या 11 होती है। सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है। अगर हम खंडपीठों की संख्या की बात करें तो ये 17 खंडपीठों की संख्या इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अगला। कानूनी संदर्भ में एसएलपी का फुल फॉर्म क्या है। तो स्पेशल लीव पिटिशन विशेष अवकाश याचिका इसकी फुल फॉर्म है। ये निचली जो अदालत होती हैं या जो न्यायाधिकरण होते हैं कि किसी भी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जाने वाली एक विशेष अनुमति याचिका है। अनुच्छेद 136 के तहत ये जारी होता है। अनुच्छेद 136 फुल फॉर्म स्पेशल लीव पिटीशन फुल फॉर्म इसकी होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 से।
गैर चयन पदों के लिए अगले कितने महीनों की प्रत्याशित रिक्तियों पर विचार किया जाता है? तो ये 12 इज राइट आंसर की 12 महीनों की प्रत्याशित रिक्तियों पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1000 किमी से अधिक लेकिन 2000 किलोमीटर से कम दूरी पर जुड़ने का समय कितना दिया गया है? जुड़ने का समय का मतलब यहाँ पर है कि जो जॉइनिंग समय है, जॉइनिंग समय के लिए बोला गया है कि जॉइनिंग समय क्या है। तो यहाँ पर एक बार समझिए कि 1000 किलोमीटर तक यदि आप ज्वाइन करते हैं तो 10 दिन दिए जाते हैं, 10 डेज दिए जाते हैं। 1000 से अधिक और 2000 से कम तो 12 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन 2000 से अधिक है तो 15 दिन का समय दिया जाता है। 2000 से अधिक है लेकिन आपने हवाई जहाज से यात्रा की है तो 12 दिन का समय आपको ज्वाइनिंग के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पूछा गया था कि 1000 किमी से अधिक लेकिन 2000 से कम। राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। 12 दिन का समय आपको मिलेगा। अब मान लिया कि आपने जो यात्रा है 1 या 2 दिन में या 3 दिन में पूरी कर ली है, तो बाकी समय का क्या होगा? तो आपकी जो एलएपी है उनके साथ उसको जुड़वा दिया जाएगा। आप एक एप्लीकेशन देंगे और वो एलएपी के साथ बाकी समय आपकी जो छुट्टी है वो उनके साथ जोड़ दिया जाएगा। कार्य ग्रहण का समय पूरा उपयोग न होने पर, मैंने यही बताया आपको कि उपयोग नहीं होने पर जो कर्मचारी की जो एलएपी छुट्टी है उनमें उसको जमा कर दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर की 1000 से अधिक है, 2000 किलोमीटर से कम है तो 12 दिन का समय दिया जाएगा। अगला देखिए, रनिंग भत्ता IREM इंडियन रेलवे स्टेबलिश मैनुअल के किस अध्याय में वर्णित है? 22 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑप्शन बी चैप्टर 9। इस जो अध्याय है, रूल है, इसमें जिसमें जो रनिंग कर्मचारी हैं स्टाफ के वेतन, मूल वेतन का 30% और किलोमीटर की दरों और गणना के बारे में बताया गया है। चैप्टर 9 में जो रूल है रनिंग अलाउंसेज, रूल 1981 का चैप्टर 9 है ये। और इस चैप्टर 9 में बताया गया है कि जो रनिंग कर्मचारी हैं, स्टाफ है के मूल वेतन का 30% और किलोमीटर भत्ते की जो दरों की गणना है वो किस प्रकार से की जाएगी। तो अध्याय 9 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 अगला है, आवंटित कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में सामान्य किराए के भुगतान पर रेलवे क्वार्टर को कितने महीने तक रखने की अनुमति है? तो ये इसको 24 महीने तक आप रख सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है जिसके पास रेल आवास है तो उसको 24 महीने तक आप अनुमति ले सकते हैं रहने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 से HRMS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने पहले आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो क्रिस द्वारा संचालित है, CRIS क्रिस द्वारा संचालित है। ये एक केंद्रीय जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कर्मचारी अपनी सेवा, सभी जो सेवा पंजिका है, सेवा की जानकारी है, वेतन स्लिप है, छुट्टी है, अवकाश है, APR है, पेंशन से संबंधित रिकॉर्ड है आदि की ऑनलाइन जानकारी देख सकता है। आदि ऑनलाइन आप यहाँ पर अपने उसको मैनेज कर सकते हैं HRMS के थ्रू। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के कम्यूटेशन का अधिकतम प्रतिशत मूल पेंशन का कितना प्रतिशत है? तो मूल पेंशन का कितना प्रतिशत है? तो ये 40%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रेलवे अस्पतालों से डैश किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले रेल पेंशनरों या पारिवारिक पेंशनरों की प्रति माह 1000 रुपये का चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। तो किन को मिलेगा? जो 1000 का भत्ता है वो किन को मिलेगा, इसके बारे में ये पूछा गया है। तो जो कर्मचारी 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं उनको ये भत्ता मिलेगा, रेलवे पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर के रूप में 1000 प्लस उनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, रेलवे नियमों के तहत बच्चे के जन्म या गोद लेने की तारीख से 6 महीने के भीतर पितृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। कितने दिन का लाभ उठाया जा सकता है?
मतलब यहाँ पर गोद लेने से 6 महीने के भीतर प्रसव अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर 6 महीने इन्होंने दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, मिस प्रिंट मान सकते हैं। तो 6 महीने इसमें पूछा गया था कि कितने दिन तक आप पितृत्व अवकाश जो पैटर्निटी लीव है वो ले सकते हैं। तो पैटर्निटी लीव 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है 2 जीवित बच्चों के लिए। प्रत्येक के लिए 15-15 दिन की ये पैटर्निटी लीव मिलती है और ये लागू हुई है 7/10/1997 से इसको लागू किया गया है। ये छुट्टी प्रसूति के 15 दिन पहले से और प्रसूति के 6 माह के अंदर ये कभी भी ली जा सकती है। इन छुट्टियों को अन्य छुट्टियों के साथ भी लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वेतन भुगतान अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो वेतन भुगतान अधिनियम लागू हुआ है 28 मार्च 1937 से 28 मार्च 1937 से को ये लागू हुआ है। अधिनियमित की बात करें, अधिनियमित अगर पूछा जाए तो ये 1936 में 1936 में अधिनियमित हुआ था। इसका उद्देश्य होता है वेतन भुगतान अधिनियम का कि समय पर भुगतान कराना, अवैध जो कटौती है उन पर रोक लगाना, स्पष्टता और रिकॉर्ड रखना, ये इसका उद्देश्य है। ये कानून मजदूरों के हितों के लिए बनाया गया है, हितों की रक्षा के लिए इसको लागू किया गया है और उनके काम का उचित और पूर्ण भुगतान मिले, मजदूरों का शोषण नहीं हो, इसलिए ये कानून बनाया गया है। वेतन भुगतान अधिनियम 1937 अधिनियमित हुआ था 1936 को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी चयन में एकमात्र रिक्ति केवल डैश के लिए आरक्षित की जा सकती है? तो सामान्य वर्ग के लिए यह आरक्षित की जा सकती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया 29 का। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, रेलवे क्वार्टरों के खाली न होने पर डीसीआरजी की कितनी राशि रोकी जा सकती है? कोई भी रेल कर्मचारी अगर रेल आवास में रह रहा है और डीसीआरजी में उसकी कितनी राशि रोकी जा सकती है? तो पूरी राशि रोकी जा सकती है, पूरी राशि रोक सकते हैं। डीसीआरजी जो होती है दोस्तों, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, ये रूल 1993 के तहत ये रूल है कि पूरी डीसीआरजी आपकी रोकी जा सकती है। रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या उनकी मृत्यु की स्थिति में उनके जो परिवार को दिए जाने वाला एक मुश्त जो भुगतान है वो डीसीआरजी होती है और इस अगर रेलवे क्वार्टर खाली नहीं करते हैं तो पूरी डीसीआरजी रोकी जा सकती है। इसके लिए डीसीआरजी के लिए कम से कम सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए, उसी के बाद डीसीआरजी मिलेगा। अगला देखिए, जो डीसीआरजी है उसकी गणना कैसे की जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें आपसे डीसीआरजी पूछ ली जाती है। तो लास्ट जो बेसिक पे होता है, लास्ट बेसिक प्लस जो डीए है उसका जो फैक्टर है 8.5 ओ क्यूएस मतलब सर्विस क्वालिफाइंग जो सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस है अपॉन 2 के हिसाब से यहाँ पर डीसीआरजी की गणना की जाती है। लास्ट वेतन बेसिक पे प्लस डीए प्लस क्वालिफाइंग सर्विस अपॉन 2। क्वालिफाइंग जो सर्विस होती है वो अधिकतम 33 वर्ष हो सकती है, चाहे किसी ने 30 के बाद जैसे 35 साल 40 साल नौकरी की है, लेकिन क्वालिफाइंग जो मैक्सिमम जो सर्विस होती है 33 वर्ष हो सकती है। कम कितनी भी हो सकती है, किसी ने जैसे 30 किए तो 30 साल और किसी ने 25 किए तो 25 साल, मैक्सिमम 33 होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम 33 ही आएगा क्वालिफाइंग सर्विस है। यहाँ पर डीसीआरजी की जो गणना है कि लास्ट जो वेतन है आपका लास्ट बेसिक प्लस डीए इनटू क्वालिफाइंग सर्विस अपॉन 2 के हिसाब से आप यहाँ पर डीसीआरजी की गणना कर सकते हैं। अगला देखिए, एक वर्ष में स्कूल चेक पास के कितने सेट जारी किया जा सकते हैं? तो 3 सेट पास जारी किए जा सकते हैं। पास के बारे में बात हुई है तो पास से आपको पता है कि कितने प्रकार के पास हैं, जैसे ड्यूटी पास है, सुविधा पास है, स्कूल पास है, मानार्थ पास है, विधवा पास है, आवासीय कार्ड पास है, विशेष पास है। ये
7-8 तरह के पास होते हैं। ये पास जो हम बात करें स्कूल पास के, तो ये पास शिक्षा के स्थान से माता पिता के रहने के स्थान तक मान्यता प्राप्त जो छुट्टी है, कम से कम 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, तभी ये लागू किया जाएगा। तो वो आने जाने के लिए ये पास प्रदान किया जाता है। किस श्रेणी का मिलता है, तो जो कर्मचारी, जैसे जिसका बच्चा है और जो कर्मचारी है, जो कर्मचारी को पास मिलता है, जिस श्रेणी का पास मिलता है उसी श्रेणी का ये पास जारी किया जाता है। यदि कोई बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है, उसके साथ में यदि कोई जाता है तो उसको भी, एक अभिभावक है तो उसी श्रेणी का उसको पास भी दिया जाएगा। अगर पुत्री है तो पुत्री को अगर स्टूडेंट है तो किसी भी उम्र की पुत्री होगी तो अभिभावक को पास में शामिल किया जाएगा। पुत्र को केवल 18 वर्ष तक, पुत्री है तो किसी भी उम्र तक अभिभावक को शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन नंबर 32, मानव संसाधन योजना किस में मदद करती है? क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए, मानव संसाधन योजना किस में मदद करती है? तो ये समय पर पदोन्नति, पदों का परित्याग, भर्ती, उपरोक्त सभी तीनों में ये योजना मदद करती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 33, शिक्षा सहायता की छूट, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और हॉस्टल सब्सिडी कितने बच्चों तक उपलब्ध होगी? तो आपको पता है कि 2 बच्चों तक ये उपलब्ध होगी। ये ट्यूशन फीस नर्सरी से लेकर 12th तक ये दी जाती है, 2 जीवित बच्चों के लिए दी जाती है। ट्यूशन फीस पता है अभी वर्तमान में 2813 रुपये पर मंथ मिलती है, 12 महीने तक ये ट्यूशन फीस मिलती है, तो टोटल 33,756 रुपये पर चाइल्ड ये ट्यूशन फीस मिलती है। इसी में हॉस्टल सब्सिडी की बात करें तो ये 8438 रुपये पर मंथ मिलती है, 12 महीने तक मिलेगी, तो 1,09,694 रुपये ये भत्ता मिलता है। भत्ता प्रथम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पहला बच्चा है, उसके बाद जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो तीनों बच्चों को ये ट्यूशन फीस दी जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 34, पहले आए अंतिम आए पहले जाएं किसका सिद्धांत है? तो ये छटनी का सिद्धांत है, रीस्टेटमेंट का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 से की धारा 25G में ये वर्णित है। जो छटनी का सिद्धांत है ये 1947 से औद्योगिक विवाद अधिनियम है, उसकी धारा 25G में वर्णित है कि किसी भी उद्योग में कर्मचारियों की यदि छटनी करनी हो तो कर्मचारी सबसे बाद में भर्ती हुआ है उसे सबसे पहले निकाला जाएगा। तो पहले आया है वो अंतिम जाएगा और अंतिम आया वो पहले जाएगा। छटनी का सिद्धांत है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के 25G के तहत। क्वेश्चन नंबर 35, PREM प्रेम का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है। PREM की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर है 35 के सी में देखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, रेल कर्मचारियों के प्रबंधन में भागीदारी। यहाँ पर देखिए रेल कर्मचारियों के प्रबंधन में भागीदारी। नीचे ऑप्शन डी में देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। दोनों ऑप्शन सेम से हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयज है, यहाँ पर एम्प्लॉय है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ लेने हैं। रेल कर्मचारियों के प्रबंधन में भागीदारी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम की बात करें तो PREM 1994 में 1994 में शुरुआत हुई है। इसका जो उद्देश्य होता है रेल कार्यों की समीक्षा करना है, संगठन को प्रभावी बनाना है, रेल कर्मचारियों के प्रबंधन की प्रक्रिया में प्रभावी और अर्थपूर्ण भाग ले सकें ऐसी सुविधाएं देना है। जो भी रेल कर्मचारी हैं वो प्रबंधन की प्रक्रिया है को प्रभावी और उसको अर्थपूर्ण बना सकें, उसमें भाग ले सकें, ऐसी सुविधाएं देना है। प्रेम 3 स्तर पर कार्य करता है। जो प्रेम है PREM ये 3 स्तर पर काम करता है। मंडल स्तर पर काम करता है, दूसरा ये
क्षेत्रीय स्तर पर काम करता है, क्षेत्रीय स्तर पर काम करता है। चौथा, रेलवे बोर्ड स्तर पर काम करता है। अब यहाँ पर देखिए कई बार पूछा गया है कि मंडल स्तर पर इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो डीआरएम साहब ये इसके अध्यक्ष होते हैं मंडल स्तर पर। अगर क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो जीएम साहब इसके अध्यक्ष होते हैं, जीएम साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। और रेलवे बोर्ड स्तर पर बात करें तो इसके अध्यक्ष रेलवे बोर्ड इसके अध्यक्ष होते हैं। रेलवे बोर्ड का कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। तो यहाँ पर ये कई बार पूछा जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, रेलवे कर्मचारियों के प्रबंधन में भागी 3 स्तर पर काम करती है, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और रेलवे बोर्ड स्तर पर। 1994 से इसकी शुरुआत हुई है। मंडल स्तर पर डीआरएम साहब इसके अध्यक्ष होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जीएम साहब इसके अध्यक्ष होते हैं और रेलवे बोर्ड स्तर पर इसके रेलवे बोर्ड सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत कर्मचारी शब्द किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो धारा 21N में ये परिभाषित किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ये अधिनियम क्या है कि श्रमिकों को ड्यूटी पर कार्य करते समय अगर कोई चोट या विकलांग हो जाता है, ऐसी कोई समस्या आ जाती है, ऐसी कोई घटना आ जाती है, उससे निपटने के लिए या उसका सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये नियम 1923 अधिनियम जो 1923 है उसको पारित किया गया। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम जो WCA वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट से नाम बदलकर इसको कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम ECA रखा 2011 में। 2011 में इसका नाम बदला। पहले इसका जो नाम था WCA था। WCA का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, और अभी इसको बदल के कर दिया है ECA 2011 में किया है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम ECA 2011 में किया है। और इसका जो लेटर होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि लेटर संख्या क्या है, तो 61 का ऑब्लिक 2011 दिनांक 11/5/2011 के लेटर के तहत ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, अनुशासनिक प्राधिकारी कभी भी जांच अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। आपका क्या मत है, तो ये गलत है, रॉन्ग है। अनुशासनिक जो अधिकारी है वो भी जांच अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि नहीं कर सकता, तो ये इसलिए गलत है। अनुशासनात्मक जो प्राधिकारी होता है कौन होता है, वह अधिकारी जो किसी भी कर्मचारी को छोटी या बड़ी शास्ति मतलब दंड दे सकता है, शास्ति लगाने का अधिकार रखता है, वही यहाँ पर अनुशासनात्मक अधिकारी होगा। जांच अधिकारी की अनुशासनात्मक अधिकारी ने आप पर कोई भी दंड लगाया है, उसकी जांच करने के लिए जिस अधिकारी को नामित किया जाता है वही जांच अधिकारी हो सकता है। और अनुशासनात्मक जो प्राधिकारी है वो भी जांच अधिकारी हो सकता है। ये SF 7 के तहत आपको भी मैंने आपको बताया था कि जो मानक फॉर्म है 7 उसके तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। SF 7 के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 7th पे CBC जो कमीशन है के अनुसार गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता का प्रतिशत क्या है, तो जो गैर प्रैक्टिसिंग जो भत्ता है वो किसको मिलता है, पहले तो देखिए, तो जो रेल सेवक हैं, रेल सेवक चिकित्सक, रेलवे चिकित्सक है, उनको ये भत्ता मिलता है और ये 20% मूल वेतन का 20% होता है और अधिकतम 2,37,500 ये हो सकता है। तो 20% इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। किसको दिया जाता है, रेलवे चिकित्सकों को ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, DCRG सेवानिवृत्त कर्मचारियों का DCRG तब तक रोका जा सकता है जब तक वो रेलवे क्वार्टर खाली नहीं कर देता है, तो ये क्या है, सही है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा की पूरा DCRG को रोका जा सकता है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी को पूरी तरह रोका जा सकता है जब तक वो क्वार्टर को खाली नहीं कर देता। क्वेश्चन नंबर 40, रात्रि कार्य के दौरान नाइट ड्यूटी भत्ता प्राप्त करने के लिए कौन सी अवधि लागू होती है, विच पीरियड इज एप्लीकेबल टू गेट नाइट ड्यूटी अलाउंस ड्यूरिंग द नाइट वर्किंग। तो ये होता है समय 22 से 6 बजे का, कि 22 से 6 बजे तक का समय को नाइट ड्यूटी माना जाता है। नाइट ड्यूटी भत्ता इसी जो समय है उसका मिलता है।
नाइट ड्यूटी की जो गणना है वो कैसे की जाती है? तो जो मूल वेतन होता है, मूल वेतन जो प्लस डीए अपॉन 200, इस टाइप से यहाँ पर नाइट ड्यूटी की गणना की जाती है। नाइट ड्यूटी में 1 मिनट को सॉरी 1 घंटे को 10 मिनट गिना जाता है, 10 मिनट गिना जाता है, मतलब 1 घंटे ड्यूटी आप करोगे तो भत्ता जो है वो 10 मिनट का मिलेगा, 10 मिनट का मिलेगा। मतलब आप 6 घंटे ड्यूटी करोगे तो आपको 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 यूनिट बोला जाता है। 1 यूनिट आपको जो या नाइट का जो भत्ता है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 22 से 6 में 8 घंटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 6 घंटे का आपको 1 यूनिट मिल जाएगा, बाकी 2 घंटे का अलग से मिलेगा। तो आप जितनी भी यूनिट होती हैं उस हिसाब से आपको रात्रि जो भत्ता है वो मिलता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41, वेतन वृद्धि के उद्देश्य के लिए अध्ययन अवकाश की सेवा में गिना जाता है। वेतन वृद्धि के उद्देश्य के लिए अध्ययन अवकाश को सेवा में गिना जाता है। हाँ, इसको गिना जाता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। हम अध्ययन अवकाश के बारे में बात करेंगे आगे, अगला क्वेश्चन एक आएगा तो उसके बारे में उस समय हम अध्ययन अवकाश के बारे में बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, DAR नियमों के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि SF7 जारी किया जाता है। अनुशासनात्मक जो अधिकारी है, कभी किसी कर्मचारी को दंड दे देता है, उसकी जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है और उसके लिए SF7 जारी किया जाता है। यहाँ पर SF1 मैंने आपको बताया था कि निलंबन के लिए होता है, SF5 ये छोटी शास्ति होती है और SF5 बड़ी शास्ति होती है और SF11 छोटी शास्ति होती है, छोटी शास्ति होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43, जिन कर्मचारी को ग्रेड पे 1800 से अधिक और 2400 से कम है या 2400 है, वे किस प्रकार के क्वार्टर के पात्र होंगे? तो टाइप 2 क्वार्टर, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, टाइप 2 क्वार्टर उनको मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 44, SBF स्टाफ बेनिफिट फंड, SBF के तहत प्रति वर्ष की जाने वाली प्रति व्यक्ति अंशदान जो राशि है वो कितनी है? तो ये 800 रुपए है। पहले 500 रुपए हुआ करती थी, अभी 800 रुपए है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। स्टाफ बेनिफिट फंड पहले 500 रुपए की राशि होती थी, अभी 800 रुपए की। ये लागू हुआ था 1931 में, मैंने पहले भी बताया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं हेडक्वार्टर स्तर पर है वो PCPO होते हैं और मंडल स्तर पर सीनियर DPO इसके अध्यक्ष होती है, स्टाफ बेनिफिट फंड। अगला क्वेश्चन देखिए 45 में देखिए, हिंदी सेवा से हटाए गए कर्मचारी को अधिकतम सहानुभूतिपूर्ण भत्ता मुआवजा पेंशन का होता है 2/3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, पदोन्नति में वेतन निर्धारण के लिए बाद विकल्प देने की समय सीमा क्या है? तो 1 महीना। वेतन पदोन्नति, अगर किसी का पदोन्नति होती है तो विकल्प जो दिया जाता है वो 1 माह के समय में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। 47 देखिए, सरकारी सेवा में भर्ती के लिए OBC उम्मीदवारों को के लिए आयु सीमा में कितनी छूट मिलती है? तो 3 वर्ष की छूट मिलती है, 3 वर्ष की छूट मिलती है। जर्नल को कोई छूट नहीं मिलती है। 30 वर्ष तक ये ज्वाइन वो कर सकते हैं, मतलब सीधी भर्ती में ये आवेदन कर सकते हैं। अगर OBC की बात करें तो OBC 30 + 3 तो 33 वर्ष तक ये आवेदन कर सकते हैं। अगर ST और SC की बात करें तो ये 30 + 5 मतलब 35 वर्ष तक, 5 वर्ष की इनको छूट होती है। अगर इसमें दिव्यांग कर्मचारी आ जाता है तो 10 वर्ष की छूट मिल जाती है दिव्यांग कर्मचारी को। तो जर्नल में 40 है और OBC में 43 और अगर ST SC की बात करें तो 45 तक आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किस सेक्शन में सूचना का खुलासा न करने की छूट का उल्लेख है? तो ये सेक्शन 8 की सूचना का अधिकार जो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत किस सेक्शन में सूचना का खुलासा न करने की छूट का उल्लेख है? तो सेक्शन 8 है, धारा 8 है।
सेक्शन जो 6 है, सेक्शन 6 इसमें क्या है, सार्वजनिक प्राधिकरण में सूचना का अनुरोध कैसे कर सकते हैं, ये दिया गया है। 8 का मैंने बता दिया कि नए नए दिए जाने वाली सूचनाएं राइट। सेक्शन 9 में देखिए, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आवेदन को अस्वीकार करने का एक विशिष्ट आधार दिया गया है सेक्शन 9 में। सूचनाएं खुलासा या सूचना न देने के लिए सेक्शन 8 है। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये संसद में पास हुआ था 15 जून 2005 15 जून 2005 को ये संसद में पास हुआ था। अगर लागू की बात करें तो ये 12/10/2005 को पूर्ण तरह लागू हो चुका था, 12 अक्टूबर 2005 को। इसकी जो फीस होती है 10 रुपये इसकी फीस होती है। राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर प्रथम अपील की बात करें तो सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं। दूसरी अपील की बात करें तो 90 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन संसद में पास 15 जून 2005, लागू 12 अक्टूबर 2005, फीस 10 रुपये। यहाँ पर पूछा गया था कि सूचनाओं का खुलासा न करने के लिए तो धारा 8 है। और सूचनाओं का खुलासा नहीं करना मतलब कौन कौन सी सूचना है जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता, जिनकी जानकारी नहीं दी जा सकती। तो जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यावसायिक रहस्य, जांच में बाधा डालने वाली जो सूचनाएं उनकी जानकारी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत नहीं दी जा सकती है, और धारा उसमें 8 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 के तहत बालक वह होता है जिसे अपनी पूरी नहीं की है मतलब उम्र पूरी नहीं की है, तो 14 वर्ष से डी इज ए राइट आंसर है, 14 वर्ष से। रेलवे सर्विस जो कंडक्ट रूल है 1966 का जो नियम था 22A, उसमें भी ये कहा गया है कि बाल श्रम पर रोक लगाई गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा। और नियम जो बाल श्रम निषेध नियम है वो 1986 है। अगर यहाँ पर 1966 जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है 1966, उसका नियम 22A में भी यही है कि बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 50, रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे पेंशन कब से शुरू की गई थी? रेलवे जो कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन कब से शुरू की गई थी? तो ये 16 नवंबर 1957 से ये पेंशन शुरू की गई थी। 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले ही कर्मचारियों को पेंशन के पात्र होंगे कि जो 10 वर्ष की जो सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए पेंशन दी जाएगी। और ये 31/12/2003 तक रेल सेवा में जो प्रवेश कर चुके थे, रेल सेवा में आ चुके थे, उन सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन थी। अब आपको पता है कि एनपीएस स्टार्ट है तो पेंशन नहीं मिलती है। 1/1/2004 से एनपीएस लागू है तो अभी पेंशन नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51, श्रमिक मुआवजा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1923 में ये लागू किया था, 1923 में ये लागू किया गया था। श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, रेलवे नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश निम्न सभी के लिए सेवा के रूप में गिना जाता है। तो ये सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति के रूप में गिना जाता है। तो इस छुट्टी के लिए कर्मचारी की जो सेवा है कम से कम 5 वर्ष, अध्ययन अवकाश तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, और उसकी अगर सेवा समाप्त हो रही है तो उस समय 3 वर्ष उसको सेवा और करनी है, मतलब 3 वर्ष की सेवा और उसकी बची होनी चाहिए। एक बार में जो अध्ययन अवकाश है वो 12 महीने का अध्ययन अवकाश मिल जाता है और पूरी सेवा काल में 24 महीने का ये अवकाश मिलता है। अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो उनको 36 माह का जो अध्ययन अवकाश है, स्टडी लीव, उनको मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 53,
क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट जो मैनुअल है के नियम 303 ए के अनुसार प्रारंभिक शिक्षण के लिए भेजे गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाती है? तो वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाएगी? प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर, कि पहले उनका जो प्रशिक्षण हुआ है उसके बाद जो परीक्षा लगेगी उसमें जो भी मेरिट बनेगी उसके आधार पर उनका जो वरिष्ठता है, सीनियरिटी निर्धारित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54, खेल उपलब्धियों के आधार पर एक रेलवे कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितने प्रोत्साहन वेतन वृद्धि इंसेंटिव इंक्रीमेंट प्रदान किए जा सकते हैं? तो ये 5 इंसेंटिव प्रदान किए जा सकते हैं। आपको पता है कि एमएससीपी जब मिलती है तो एमएससीपी 3, मतलब वहां पर 3 वेतन मिलेंगे। यहाँ देखिए ये खेल उपलब्धियों के आधार पर 5 इंसेंटिव इंक्रीमेंट उनको प्रदान किए जा सकते हैं प्रोत्साहन के तौर पर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड IREC नियम 556 के अनुसार अध्ययन अवकाश मुख्य रूप से रेलवे कर्मचारियों को किस लिए दिया जाता है? तो किस लिए दिया जाता है? ये वैज्ञानिक, तकनीकी या समान समस्याओं का अध्ययन करना या विशेष पाठ्यक्रम के लिए इनको दिया जाता है। ये खुद छुट्टी कर्मचारी को अपने पद से संबंधित या लोकहित के उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाती हैं। इसमें दिया गया है ऑप्शन वैज्ञानिक, तकनीकी या समान समस्याओं का अध्ययन या विशेष पाठ्यक्रम के लिए ये छुट्टी दी जाती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पर देखिए ये पेपर आधा पूरा हो चुका है, 110 टोटल क्वेश्चन है। पेपर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी जो क्वेश्चन है 56 से लेके 110 तक है, मैं सेकंड पार्ट में आपको कराने वाला हूं, जिससे आप भी बोर नहीं हो और वीडियो भी काफी लंबी नहीं हो। इसकी